हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा गया है कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा क्यों की जाती है। जितने भी मधुमेह के रोगी, जितने भी मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनका जो इलाज है इंसुलिन का हार्मोन देकर ही क्यों की जाती है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। आसान शब्द में जानिए कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है क्योंकि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। किसी कारणवश क्या होता है कि इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी रक्त यानी खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके और मधुमेह के रोगी को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके, ठीक किया जा सके। उसके बाद में अगला सवाल ही बायोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। देखिए, किसी भी रोगी का गुर्दा खराब होने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ को अलग करता है। कोई भी मनुष्य का यदि गुर्दा खराब हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में जितना भी उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे अलग कर देता है। किंतु किसी कारणवश दोनों गुर्दा काम करना बंद कर देता है तो वो किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम गुर्दा यानी बना बनाया हुआ गुर्दा लगा देता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है अनैच्छिक क्रिया एवं प्रत्यावर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो क्रिया बिना इच्छा के स्वतः होती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, है ना जी। कोई ऐसा क्रिया जो बिना इच्छा के अपने आप हो जाती है उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जबकि अचानक अधिपन के प्रति अनुक्रिया जो मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अनैच्छिक क्रिया जो होता है उसे मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। अब अगला सवाल ये पूछा गया है प्रकाशानुवर्तन क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में से बताइएगा कि पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अगला सवाल में हमसे पूछा गया है मस्तिष्क के कार्य बताइए, यानी मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य होता है वही हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान शब्दों में लिखेंगे मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब देखिए, मस्तिष्क का जो पहला काम होता है वह होता है आवेगों को ग्रहण करना, है ना जी। मस्तिष्क का सबसे पहला जो काम होता है आवेगों को ग्रहण करना। उसके बाद में लिखिएगा ग्रहण किए गए आवेगों के बीच संबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रित स्थापित करना, मस्तिष्क क्रियाओं को संघनित करना। ये सभी कार्य मानव मस्तिष्क के होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं जी। देखिए, जिस प्रकर्म के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। यानी कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा क्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, उससे ही जनन कहते हैं। जनन द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं, इससे जीव का विनाश नहीं होता है। अब देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन 19 हमारा क्या कहता है
कि डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। देखिए डीएनए मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। देखिए डी से होता है डीऑक्सी, एन से होता है न्यूक्लिक, ए से होता है एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए डीएनए प्रकृति प्रजनन बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है और ये विभिन्नताएं से ही जैव का विकास होता है। डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है और कोशिकाओं का विभाजन होना प्रजनन क्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। सवाल में पूछा गया है कि निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा में स्त्री जो युग्मनज होते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कहते हैं, जो स्त्री में XX और पुरुष में XY होते हैं। जब X और X आपस में मिल जाते हैं तो लड़की का जन्म होता है, X और Y आपस में मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है। तो यही दोनों युग्मनज सेक्स क्रिया के दौरान जो आपस में मिलते हैं इसे निषेचन कहते हैं। देखिए निषेचन के 2 प्रकार होते हैं, पहला होते हैं अंतःनिषेचन तो दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से सवाल ऐसे भी बनते हैं कि अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन का परिभाषा लिखिए, या अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो आसान शब्द बता दीजिएगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, इसे ही अंतःनिषेचन कहा जाता है। उसके बाद में बाह्य निषेचन की बात करें तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, इसे ही हम लोग बाह्य निषेचन करते हैं। देखिए बाह्य निषेचन किस में होता है, तो सभी मछली में बाह्य निषेचन होता है। अंतःनिषेचन किस में होता है, तो जैसे सभी जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, इसमें अंतःनिषेचन होता है। उसके बाद में कहता है अनुवांशिकी क्या है। आहा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, अनुवंशिकता एवं उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहा जाता है। फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, अनुवंशिकता एवं उसके कारण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवंशिकता कहते हैं। अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है। तो आसान शब्द बता दीजिएगा कि अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को माना जाता है ना जी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो एक समान होती है, किंतु वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। आसान शब्द में कहे तो जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है, लेकिन पर्यावरण यानी वातावरण के अनुसार क्या होता है कि अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, उसे ही समजात अंग कहा जाता है। अब यहाँ पे समजात अंग जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद और पक्षी के जो पंख होते हैं, ये समजात अंग के उदाहरण होते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से एक सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि इनमें से कौन सा अंग समजात अंग है, तो बता दीजिएगा कि मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद और पक्षी के पंख ये सभी के सभी समजात अंग होते हैं। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी मनुष्य में लिंग का जो निर्धारण है, लड़की और लड़का का पैदाइश है, वो किस प्रकार से होती है, आइए जान लेते हैं। देखिए मानव में 23 जुड़े क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ गुणसूत्र होता है, यानी मनुष्य में 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जुड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं। 22 जुड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जुड़ा लिंग क्रोमोजोम होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, XY और XX। देखिए मादा में केवल XX क्रोमोजोम होता है, जबकि नर में X और Y क्रोमोजोम होता है।
जब एक्स क्रोमोसोम और मादा के वाई क्रोमोसोम से संजोग करता है तो पुत्र का जन्म होता है, किंतु जब नर का वाई और क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम से संजोग करता है तो पुत्र का जन्म होता है। आसान शब्दों में यहाँ पे आइए फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समान स्त्री में यानी अधिकतर नहीं बल्कि सभी औरतों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, है ना जी, और सभी पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जब सेक्स यानी जनन क्रिया के दौरान जब स्त्री का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से संजोग होता है तब पुत्री यानी लड़की का जन्म होता है। जब सेक्स क्रिया के दौरान पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संजोग करता है तो ये एक्स वाई बन जाता है, तो इस क्रिया के दौरान पुरुष का जन्म होता है। इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण होता है। जनन क्रिया के दौरान स्त्री और पुरुष की पैदाइश इसी क्रिया के माध्यम से होती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा 23 जोड़े। यदि संख्या में बोले तो 23 दूनी कितना हो जाएगा जी, 46 हो जाएगा। यानी मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जुड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑटोसोम कहते हैं, बाकी सबको क्रोमोसोम कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों छात्र एवं छात्राएँ इस मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल पर अपना भरोसा जताकर मैट्रिक एग्जाम 2022-21 और 19 में बहुत सारे स्टूडेंट 400 से ज़्यादा नंबर इस चैनल से ला चुके हैं। तो आप भी चाहते हैं 400 से ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिस्ट पे आप अपना नाम पाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा का ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।